नमस्कार। केमिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम बात कर रहे थे क्लास 11th में केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था, द्रव्यों का वर्गीकरण किया था हमने, पदार्थ का वर्गीकरण किया था। आज हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम, और रासायनिक संयोग के नियमों में सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है और ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसिए के द्वारा 1774 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। देखो, लेवोसिए ने क्या बताया था। लेवोसिए ने यह बताया कि कोई भी दो क्रियाकारी पदार्थ है, जैसे मैं कोई दो क्रियाकारक ले लेता हूँ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी मैं अभिक्रिया करवाता हूँ NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो इन दो क्रियाकारक की आपस में जब अभिक्रिया करवा के उत्पाद का निर्माण करवाया जाता है तो उत्पाद बनेगा, यहाँ पर एक तो बनेगा AgCl और साथ में क्या बनेगा, AgCl और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये हो जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड तथा ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। इसी प्रकार ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट और ये सोडियम क्लोराइड। तो देखो, लेवोसिए ने क्या बताया था कि कोई भी जो दो क्रियाकारी पदार्थ हैं, इनकी जब आपस में अभिक्रिया करवाई जाएगी और इनके अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनेगा उनके बारे में इन्होंने एक रिलेशनशिप दी। इन्होंने एक संबंध बताया कि क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के सदैव बराबर होगा। मतलब ना तो पदार्थों के द्रव्यमान में वृद्धि की जा सकती है और ना ही पदार्थों के द्रव्यमान में कमी की जा सकती है। इस चीज़ की पुष्टि की थी सबसे पहले लेंडोल्ट ने। लेंडोल्ट ने एक लेंडोल्ट ट्यूब का निर्माण किया था, जो ट्यूब H आकार की एक ट्यूब थी। इस प्रकार से इस H आकार की ट्यूब में इन्होंने इन्हीं दो अलग अलग पदार्थों को एक साइड में इन्होंने क्या डाला, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को डाला, दूसरी तरफ इन्होंने क्या डाला, NaCl सोडियम क्लोराइड को डाला। और इन दोनों को डालने के पश्चात इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों तत्वों का द्रव्यमान का मापन कर लिया। इनके द्रव्यमान का मापन करके जो भी मान लीजिए द्रव्यमान आया x, इनका द्रव्यमान दोनों का जो द्रव्यमान क्या आया है, x ग्राम आया। x ग्राम जब द्रव्यमान आया, फिर इन्होंने क्या किया, इस लेंडोल्ट ट्यूब को बिल्कुल उल्टा घुमा दिया, यूं उल्टा घुमा दिया। उल्टा घुमाते ही क्या होगा, ये AgNO3 और NaCl आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने का मतलब आपस में रासायनिक संयोग करेंगे, और रासायनिक संयोग के पश्चात दो नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण करेंगे, AgCl और NaNO3। तो बनने वाला जो उत्पाद है, उन दोनों उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी कितना आता है, x ग्राम ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे इन्होंने क्या बताया, जैसे सिल्वर का परमाणु भार होता है 108 प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 14, और ऑक्सीजन का यहाँ पर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के परमाणु का 16, तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा 16 × 3, प्लस सोडियम का 23 और क्लोरीन का यहाँ पर हो जाएगा 35.5। तो ये कुल द्रव्यमान है आपके क्रियाकारकों का। इसी प्रकार उत्पाद का भी कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 108 प्लस 35.5 प्लस सोडियम का यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 × 3। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
देखो इसी सिद्धांत से ये पता चलता है कि हम ना तो किसी द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम पदार्थ को कभी नष्ट कर सकते हैं। मास कंजर्वेशन लॉ भी क्या बोलता है कि ना तो किसी भी द्रव्यमान को, पदार्थ तो है ही है, अब पदार्थ जब नष्ट नहीं होगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम। इस द्रव्यमान संरक्षण नियम के बाद में हम बात करेंगे दूसरा जो नियम रहेगा वो रहेगा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, देखिए ये स्थिर अनुपात का जो नियम है ये एक वैज्ञानिक हुए थे जोसेफ प्राउस्ट, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मतलब सबसे पहले जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। अब देखो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी यौगिक को आप चाहे किसी भी सोर्स से क्यों ना प्राप्त करते हो, कोई भी यौगिक है उस यौगिक को आप चाहे किसी भी स्रोत से, किसी भी सोर्स से क्यों ना प्राप्त करते हो, उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। दोबारा सुनना, किसी भी यौगिक को चाहे किसी भी सोर्स अर्थात स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया गया हो, उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे अगर हम बात करें CO2 के निर्माण की, तो देखो CO2 का निर्माण कोयला अर्थात कोक अर्थात कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करवाया जाता है तो CO2 का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर एक मेथड ये हो गया CO2 का निर्माण करने का कि कोयले का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। दूसरा CO2 प्राप्त करने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप क्या बोलते हो, चूना पत्थर भी बोला जा सकता है। रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, सामान्य नाम चूना पत्थर, इसी को हम मार्बल भी बोलते हैं और इसी का नाम होगा संगमरमर। इस कैल्शियम कार्बोनेट का उच्च ताप पर जब विघटन करवाया जाता है, विघटन का मतलब इसको तोड़ा जाता है, तो दो यौगिक बनेंगे। यहाँ पर एक बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनेगा CO2। इस CaO को हम कैल्शियम का ऑक्साइड या बिना बुझा चूना भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपने किया क्या, यहाँ पर आपने दो अलग अलग तरीके हैं, इन दोनों अलग अलग तरीकों से हमने किसका निर्माण किया, CO2 का निर्माण किया। मतलब दो अलग अलग स्रोत से हमने CO2 को प्राप्त किया। लेकिन इस प्राप्त CO2 अर्थात जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ है, इस यौगिक में कार्बन का परमाणु 1 है जिसका द्रव्यमान रहेगा 12 तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं जिनका द्रव्यमान क्या रहेगा 32। अगर मैं इन्हें सरल अनुपात में लिखूं तो इनका अनुपात हो जाएगा 6:16 और 3:8। मतलब ये तत्व है। इस यौगिक में उपस्थित तत्वों का जो अनुपात है या तत्वों के भारों का जो अनुपात है वो क्या है 3:8। इसी प्रकार CO2 का निर्माण अगर हम CaCO3 के विघटन के द्वारा करते हैं तो इसमें भी उपस्थित कार्बन का अनुपात 3:8 रहेगा। कुल मिलाकर बात क्या है, जोसेफ प्राउस्ट ने अपने स्थिर अनुपात, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है स्थिर अनुपात नियम में यह बताया कि किसी यौगिक का निर्माण चाहे आप भिन्न भिन्न स्रोत से क्यों ना करते हो। देखिए यहाँ पर हम CO2 का निर्माण दो भिन्न भिन्न स्रोत
सोर्स या स्रोत से कर रहे हैं। दोनों ही अलग अलग तरीके हैं CO2 के निर्माण करने के, लेकिन दोनों ही तरीकों द्वारा जो CO2 प्राप्त होती है, उस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का जो अनुपात है, कार्बन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का अनुपात है, वो सदैव यहाँ पर क्या रहेगा, 3:8 रहेगा। विशेष बात, एक यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसीलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात नियम। इसके बाद में हम बात करेंगे एक अन्य नियम है जिसकी, हाँ, एक बार आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर अर्थात समान रहता है। यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया गया हो। इस चीज़ से एक चीज़ और पता चलती है हमें इस नियम से कि जैसे H2O है, अब H2O चाहे समुद्र के पानी का हो, मतलब समुद्र का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे हम जो भी पानी पीने के काम में लेते हैं, किसी भी सोर्स से आपने H2O को क्यों ना प्राप्त किया गया हो, उसमें H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहेगा, 2:16 रहेगा, अर्थात 1:8 रहेगा। आप चाहे H2O का निर्माण किसी भी मेथड के द्वारा, किसी भी सोर्स के द्वारा, किसी भी स्रोत के द्वारा क्यों ना कर रहे हो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। ये बात बोलता है आपका स्थिर अनुपात नियम। लेकिन देखो, इसके बाद में हम एक गुणित अनुपात नियम पढ़ेंगे। गुणित अनुपात नियम और स्थिर अनुपात नियम में थोड़ा सा अंतर है। जैसे अभी भी आपने जो पिछली रिएक्शन पढ़ी है उसमें क्या था कि CO2 को प्राप्त किया था, तो CO2 को आप दो अलग अलग तरीकों से, दो अलग अलग सोर्स से प्राप्त कर रहे थे। तो इस एक यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात आया था वो 3:8 आया था। मतलब इसमें भी 3:8 है और इसमें भी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 ही आता है। अब गुणित अनुपात नियम की बात करते हैं और देखते हैं कि गुणित अनुपात नियम स्थिर अनुपात नियम से कितना भिन्न है। नेक्स्ट आपका नियम आ जाएगा गुणित अनुपात नियम। देखिए, गुणित अनुपात नियम सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, हम सबसे पहले उसी की बात करेंगे। तो गुणित अनुपात नियम सर्वप्रथम दिया गया था 1803 ईस्वी में डाल्टन के द्वारा। ये सिद्धांत डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन्होंने क्या बताया, देखिए सबसे पहले इस गुणित अनुपात नियम को समझते हैं और इन्होंने डाल्टन के द्वारा क्या बताया गया था उसकी बात करेंगे। इन्होंने क्या बताया कि कोई दो तत्व आपस में संयुक्त होकर दो या दो से
अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो यौगिक में उपस्थित किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान एक सरल अनुपात में होगा। चलो अब बात करते हैं, कोई दो तत्व आपस में संयुक्त होकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए कोई दो तत्व है जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में संयुक्त होते हैं और आपस में संयुक्त होने के बाद में दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं हम दो या दो से अधिक यौगिक, एक हम यौगिक ले लेते हैं N2O, एक लेते हैं N2O2, एक लेते हैं N2O3, नेक्स्ट आपका हो जाएगा N2O4 और N2O5। यहाँ पर N2O2 को हम NOB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संख्या बराबर है, तो NO हो जाएगा, कट जाएगा बराबर। इन यौगिकों के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान रहेगा 28 और ऑक्सीजन का रहेगा एक परमाणु होने की वजह से 16। नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, एक का परमाणु क्रमांक 7 होता है। यहाँ पर ये बात थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 14, 7 का दुगुना 14। ये एक का परमाणु भार कितना है, अब एक अकेली नाइट्रोजन का परमाणु भार यहाँ पर 14 है, तो दो का कितना हो जाएगा 28। इसी प्रकार एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर एक अकेला ऑक्सीजन का परमाणु है, तो यहाँ पर परमाणु भार क्या हो जाएगा 16। इसी प्रकार यहाँ पर N2 2 है तो 28 और ऑक्सीजन के भी अब 2 हो गए तो 32। यहाँ पर N2 है तो वापस 28 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, एक का 16 तो 3 का 48। इसी प्रकार 28 अनुपात 64 और 28 अनुपात 80। अब देखिए ये तो बात हो गई इनकी। हाँ देखो क्या बोला है, कोई दो तत्व आपस में संयुक्त होकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। दो तत्व हो गए, दोनों आपस में संयुक्त होकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यौगिक में उपस्थित किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के सापेक्ष, यौगिक में उपस्थित किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, देखिए एक तत्व का यहाँ पर क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान है। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान एक सरल अनुपात में होता है। तो दूसरा तत्व कौन सा था, ऑक्सीजन था, तो इसका द्रव्यमान क्या रहेगा, एक सरल अनुपात में रहेगा। देखिए ये 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में आया है, अर्थात ये एक क्या है, सरल अनुपात में। दोबारा सुनना, दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इनमें मतलब इस यौगिक में किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या है, निश्चित द्रव्यमान है, और इस निश्चित द्रव्यमान के सापेक्ष दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान संयुक्त होता है वह द्रव्यमान क्या होता है, एक सरल अनुपात में होता है।
देखो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों में किसी एक तत्व की बात कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों में किसी एक तत्व का जो द्रव्यमान है वो एक निश्चित अनुपात में आता है, जबकि सरल अनुपात में या स्थिर अनुपात जो नियम था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि CO2 को प्राप्त किया था दो भिन्न भिन्न तरीकों से, और दोनों ही तरीकों में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या आया था, 3:8 आया था। यहाँ पर दो अलग अलग तरीके या अलग अलग सोर्स से प्राप्त किए गए तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व मिलकर के एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो किसी एक तत्व का द्रव्यमान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अब इस एक निश्चित द्रव्यमान के सापेक्ष संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो सदा क्या होता है, एक सरल अनुपात में होता है। ये बात किसने बताई थी सबसे पहले, डाल्टन ने 1803 में बताई थी। देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक उदाहरण हो गया। इस एक उदाहरण के अलावा देखो ऐसे समझा जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर के दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं। एक बनाते हैं H2O और एक बनाते हैं H2O2, जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं का द्रव्यमान 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो परमाणुओं का द्रव्यमान 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है जिसका द्रव्यमान 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए तो यहाँ पर 32। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि दो भिन्न भिन्न तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस यौगिक में उपस्थित किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, ये एक तत्व का क्या है, निश्चित द्रव्यमान के सापेक्ष दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, सरल अनुपात में, अर्थात 1:2 में होगा। ये बात हुई आपके स्थिर अनुपात नियम की, गुणित अनुपात नियम की। अब हम बात करेंगे आगे की अगली क्लास में।